Hope you're doing good. So, this article is about the very recent controversy on hijab and what are the political stance behind it. तो हमें as students क्या होता है कि we don't need to take political stance or political matters into hands, but हमें ना उसके पीछे की पॉलिटी समझ में आनी चाहिए. मतलब हमें उसके पीछे का जो फैक्ट हैं, जो फिगर्स हैं, जो रूलिंग्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं या लॉ क्या कहता है एक्चुअली में, वो हमारे लिए एक स्टोन वॉल है. एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड. अपार्ट फ्रॉम दिस, सिर्फ एथिक्स की ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हमें अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करना होता है, बट बाकी सारी चीजों में वी नीड आवर आंसर्स टू बी बैक्ड बाय लॉ. सो इस वजह से ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस आर्टिकल में बताया गया है जो अभी रूलिंग हो रही है जहाँ पे जो पिटिशनर है एंड जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने 3 हाई कोर्ट की रूलिंग इस केस में दी हैं एज एज बैक केसेस. तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इन रूलिंग कौन सी हैं और इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है उसका क्या है. दैट इज व्हाई दिस आर्टिकल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमें समझ में आएगा कि इसके पीछे की एक्चुअली जो रूलिंग थी, जो कोर्ट ने बताया था, वो क्या है एंड हाउ कैन कर्नाटका गवर्नमेंट यूज इट फॉर देयर फेवर. एंड मतलब टोटली जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसमें क्या बनता है. ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड इशू क्या है. इशू ये है, द गवर्नमेंट ऑर्डर. कुछ बच्चों ने पिटीशन फाइल की है, पिटीशन चैलेंजिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर बैनिंग द हिजाब इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो हमें सिचुएशन समझ में आई कि बैन है किस पे, हिजाब पे, कहाँ पे, इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ऑलराइट, इसके लिए ना आप रेफर कर सकते हो जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में भी है. आई बिलीव आर्टिकल 19 है, आर्टिकल ऐसे कुछ है, आर्टिकल 25 टू 27 है, जो बताते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम में आपको एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जब सेटअप करते हो तो माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के क्या रूल्स हैं, गवर्नमेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट फंडेड और गवर्नमेंट एडेड में क्या डिफरेंस है. तो इसके लिए आप ये थोड़ा रेफर कर सकते हो टू अंडरस्टैंड दिस पोजीशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझ में आया, इसके अंदर हमें समझ में आया कि गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हिजाब अलाउड नहीं है. ये कर्नाटका गवर्नमेंट की बेसिक रूलिंग है और कर्नाटका गवर्नमेंट का रूल है. राइट, थर्सडे को इंटरिम ऑर्डर आया गवर्नमेंट का, लेड बाय द बेंच. चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी सेड दैट नो रिलीजियस गारमेंट मस्ट बी परमिटेड ऑन कैंपस अंटिल द कोर्ट रीचेस अ वर्डिक्ट. तो मतलब इन्होंने बोला, सीजीआई ने बोला कि कोई भी रिलीजियस गारमेंट, नो रिलीजियस गारमेंट विल बी अलाउड ऑन स्कूल कैंपस अंटिल कोर्ट किसी वर्डिक्ट पे पहुंच जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो इस आर्टिकल में बताई है, व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑर्डर. गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या है एक्चुअली में. तो कर्नाटका गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 133, सेक्शन 133, ये स्टेट गवर्नमेंट रूल, स्टेट गवर्नमेंट रूल सेक्शन 133, सेक्शन 133 क्लॉज 2 of the Karnataka Education Act, Karnataka Education Act 1983, provision grant power to the state to issue directives for the government educational institution to follow. इसके रिगार्डिंग प्रोविजन देता है ये गवर्नमेंट को रूलिंग देने पे फॉर एजुकेशनल, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट, जिसको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, टू फॉलो. ठीक है, हमें समझ में आया ये रूल क्या है. रूल, द स्टेट हैड इशूड अ डायरेक्टिव मेकिंग यूनिफॉर्म कंपल्सरी फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. 2013 में इस रूल का यूज करके स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म्स जो हैं वो मैंडेटरी की, राइट, इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. Referring to 2013 directive, latest directive specify that a headscarf is not a part of the uniform. इसी डायरेक्टिव को नजर रखते हुए यूनिफॉर्म जब उन्होंने डायरेक्ट की तो यूनिफॉर्म
का पार्ट क्या नहीं है, हेड स्कार्फ, मतलब कोई भी चीज जो आपके सर को कवर कर रही है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म, राइट। तो हेड स्कार्फ पार्ट नहीं है यूनिफॉर्म का। इट स्टेट्स दैट वेयरिंग अ हेड स्कार्फ, ये इंपॉर्टेंट है, is not essential religious practice for Muslims that can be protected under the constitution। तो यही गवर्नमेंट जो है, इनकी मेन पिटिशन यही है, गवर्नमेंट की काउंटर आर्गुमेंट ही यही है कि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, wearing a hijab is not a religious practice। मतलब ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इट इज जस्ट अ पर्सनल चॉइस। क्यों हम इसको पर्सनल चॉइस कह रहे हैं? बिकॉज एज आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी मुस्लिम विमेन होती हैं हु डू नॉट प्रिफर वेयरिंग अ स्कार्फ, and there they have clearly mentioned that it is a personal choice and not imposed by the religion। So hence when it is not imposed by the religion, so it is not protectable by fundamental right as well। So fundamental right, that means constitution, ये this is the series of event that is happening। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि the order takes refuge in 3 cases decided by different high courts, holding that hold the banning the headscarf is not violative of fundamental rights, particularly freedom of religion। तो fundamental right कौन सा है इसमें? freedom of religion, राइट। ठीक है, हमें ये समझ में आया कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, यू कैन नॉट वेयर इट। यू कैन नॉट वेयर इट, वाई यू कैन नॉट वेयर इट? बिकॉज it is a personal choice, it is not written in the religion, hence it is not protectable by the constitution, the fundamental right, that is right to practice freedom of religion, right to practice and propagate freedom your religion। तो बेसिकली हमें पूरा का इशू समझ में आया कि क्या है। नाउ केसेस डिफरेंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू कर्नाटका केस। ये पिटिशनर्स कह रहे हैं कि ये जो केसेस कर्नाटका गवर्नमेंट बोल रही है, ये इस केस में अप्लाइड नहीं होते। ठीक है, अब वो भी समझेंगे कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। दिस मीन्स दैट द हाई कोर्ट विल हैव टू फर्स्ट डिसाइड वेदर वेयरिंग हिजाब इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और नॉट। तो सबसे पहले बैक टू द बेसिक बात ये आगे कि whether hijab एक religious essential, that essential religious practice है कि नहीं। जब ये डिटर्मिन हो जाएगा तो आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि पहना जा सकता है कि नहीं, कहाँ पहना जा सकता है और कब कब। इवन दैट टू कैन बी स्पेसिफाइड। पहले ये तो पता चले कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं है। दिस इज व्हाट द कोर्ट हैज डिसाइडेड टिल नाउ, मतलब दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो। अब हमें समझना है कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, मतलब 3 केसेस कौन से हैं जो गवर्नमेंट ने यूज किए फॉर प्रोटेक्टिंग दिस केस और इन द फेवर ऑफ दिस केस, राइट। तो पहला केस है केरला हाई कोर्ट 2018 का केस। मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिखता हूँ केसेस के नाम, जस्ट अ मिनट। केरला हाई कोर्ट केस 2018, राइट। पिटिशनर्स के नाम है फातिमा हासनीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, राइट। तो रिट पिटिशन में क्या था? पिटिशनर ने चैलेंज किया था स्कूल डिनायल ऑफ परमिशन टू वेयर फुल स्लीव्ड shirts and headscarf as it was against the prescribed dress code। कुछ सिमिलैरिटी आपको दिख रही होगी इसमें, ठीक है। तो ये जो सिमिलैरिटी है ये ठीक है, ये सिमिलैरिटी ही हमें चाहिए थी। दैट इज व्हाई कर्नाटका गवर्नमेंट ने यूज किया है इस केस को। बेसिकली क्या किया, पिटिशनर ने चैलेंज किया कि स्कूल उसे फुल स्लीव्ड शर्ट पहनने दे और हेडस्कार्फ पहनने दे। जो रूलिंग थी वो पिटिशनर के अगेंस्ट हुई, स्कूल के फेवर में हुई, जिसमें कहा गया कि स्कूल जो है वो एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, राइट। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, क्रिश्चियंस आर इन माइनॉरिटी, तो ये बन गया आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। और अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि
Minority institutes will have the right to frame their own rules and regulations for the protection of their minority status, राइट। तो इसका मतलब ये है अब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये, और जो कलेक्टिव राइट्स हैं स्कूल के एज एन इंस्टीट्यूशन वो प्राइमरी है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है ओवर द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द स्टूडेंट पर्टिकुलर जिसकी बात की गई है। इसके बाद उन्होंने कहा गया है, जो पिटिशनर जो उन्होंने कहा है ये नॉट दिस केस कैन नॉट बी अप्लाइड एज इट रिफर्स टू अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपोज्ड टू गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। Constitutionally, minority have a greater freedom to regulate their affairs. एंड में जो बात थी वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनली माइनॉरिटी विल हैव अ ग्रेटर फ्रीडम टू रेगुलेट देयर अफेयर्स। ठीक है, हमें समझ में आया पिटिशनर्स ने क्यों बोला है कि क्योंकि ये केस माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के था, तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट केस को समझते हैं। सेकेंड केस जो गवर्नमेंट यूज कर रही है वो ये है बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग, बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग ऑफ 2003। ठीक है, 2003 ये था केस फातिमा हुसैन वर्सेस भारत एजुकेशन सोसाइटी। इस केस में क्या हुआ, माइनर स्टूडेंट हैड चैलेंज द स्कूल प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड एंड डिड नॉट अलाउ वेयरिंग ऑफ अ हेड स्कार्फ। सेम केस था, बिल्कुल सिमिलैरिटी, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे है कि स्कूल ने आपको परमिशन नहीं दी हेड स्कार्फ पहनने की। ठीक है, सिंस द माइनर गर्ल अटेंडेड एंड, अब इसमें रूलिंग समझिए क्या होता है। ये जो भारत एजुकेशन सोसाइटी था, सिंस द माइनर गर्ल अटेंडेड एन ऑल गर्ल्स स्कूल, ये एक ऑल गर्ल्स स्कूल था। अब यहाँ पे आगे एक्सेप्शन, और इसी को पिटिशनर्स ने यूज किया है टू रूल अगेंस्ट और टू टेल अगेंस्ट। अब ये ऑल गर्ल्स स्कूल था तो इसलिए जो कोर्ट था उसने रूल अगेंस्ट किया था पिटिशनर के, डिस्पाइट द आर्ग्यूमेंट दैट वेयरिंग अ हेड स्कार्फ इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस which must be protected under constitution। तो ये पिटिशनर ने आर्गुमेंट दिया था कि इट इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, बट फिर भी अगेंस्ट ही जो जजमेंट वो आया था। The High Court referred to the relevant verses from the Quran and held that the book did not prescribe wearing a headscarf before other women। बेसिकली तो इन्होंने द कोर्ट ने वहां पे कुरान मंगवाई और उसमें देखा और पढ़ा और समझ में आया कि जो कुरान के वर्सेस हैं, जो होली बुक के वर्सेस हैं, उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है इट डज नॉट प्रिस्क्राइब वेयरिंग अ हेडस्कार्फ बिफोर अदर विमेन, मतलब दूसरी लड़कियों के सामने हेडस्कार्फ पहनना आपके लिए जरूरी है, इट इज इम्पेकेबल, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप वो पहने, ऐसा नहीं लिखा है कहीं पे भी होली बुक के अंदर। A girl student not wearing the headscarf or head covering studying in an exclusive girls section cannot be said in any manner acting inconsistent with the aforesaid verse 31 or violating any injunction provided in the Holy Quran। So this is what they are saying कि Holy Quran में ये कहीं भी mention नहीं है verse 31 में भी कि before other girls headscarf or hijab is necessary or mandatory। अब कर्नाटक केस में पिटिशनर बोल रहे हैं कि इवन दो द स्टेट गवर्नमेंट साइटेड बॉम्बे हाई कोर्ट केस टू पॉइंट द कोर्ट्स हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम इंटरवीनिंग विद द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, द करंट केस एक्चुअली सपोर्ट्स द कॉज ऑफ पिटिशनर्स एंड नॉट द स्टेट। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज है वो हम देखते हैं, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम गर्ल्स स्टडीइंग इन एक्सक्लूसिवली गर्ल्स सेक्शन। इन्होंने वही बात बताई कि इन्होंने बोला कि पिटिशनर्स ने दे हैव पुट इन फॉरवर्ड दिस केस ओनली कि मुस्लिम गर्ल्स स्टडीइंग इन एन एक्सक्लूसिव गर्ल्स सेक्शन, द काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स एज अ कॉरलरी, क्योंकि ये जो केस है इसके अंदर कोएड एजुकेशन की बात हो रही है, कोएड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये, तो वहां पे इन्होंने बोला है कि आप इसको कोएड को ऑल गर्ल्स से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो है ये डिफरेंस सामने आया है, राइट। तो चलो अब दो केसेस हो गए, तो तीसरे केस का जो एग्जांपल दिया, जो गवर्नमेंट ने एग्जांपल दिया वो है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट का कौन सा केस है, ये है आपका 2004 का केस, मद्रास हाई कोर्ट 2004 केस। इस केस के अंदर क्या था, दिस केस वाज
The petitioner was Sir M. Venkata Subbarao and others versus Sir M. Venkata Subbarao Matriculation Higher Secondary School. Right? Matriculation Higher Secondary School. स्टाफ एसोसिएशन वर्सेस स्कूल एसोसिएशन, मतलब स्कूल वर्सेस स्टाफ कह सकते हैं इसको। इस केस के अंदर हमने जो स्कूल स्टाफ है उन्होंने चैलेंज किया था ड्रेस कोड इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल ऑन टीचर्स, मतलब जो ड्रेस कोड टीचर्स पे अप्लाई हुआ था। एक मिनट में यहाँ पे लिखता हूँ, ड्रेस कोड ऑन टीचर्स, राइट। मद्रास हाईकोर्ट में ये था ड्रेस कोड ऑफ टीचर्स। Although the Madras High Court held that the imposition of dress code had no statutory backing, it refused to interfere on the grounds that the teachers should set high standards of discipline and should be a role model for the students. तो इसमें क्या हुआ, टीचर शुड सेट हाई स्टैंडर्ड्स एंड शुड बी रोल मॉडल। तो इसने कोर्ट ने बीच में इंटरफेयर ही नहीं किया। दिस रूलिंग हैज नो डिस्कशन ऑन ईदर वेयरिंग हिजाब और राइट्स अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम। यस, सो आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम को गारंटी करता है आपको। व्हाट आर द अदर ग्राउंड्स विद द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर हैज बीन चैलेंज्ड। तो बेसिकली हमने ये 3 केसेस पढ़े। फर्स्ट केस में तो आपको समझ में आया होगा कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, so that is why petitioners are saying against it. सेकंड केस के अंदर आपको समझ में आया होगा कि ऑल गर्ल्स स्कूल था, तो इसीलिए दैट इज व्हाई petitioners can say against it. थर्ड केस के अंदर तो हिजाब या फिर किसी भी ऐसी चीज की बात ही नहीं की गई, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की या रिलीजियस प्रैक्टिस की, तो वो तो बेसिकली आउट ऑफ द बाउंड्स है। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो पहले 2 तो यूज किए जा सकते हैं, बट थर्ड वाला आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी वैलिड आर्गुमेंट। सिर्फ वो यूज इसलिए हो सकता है क्योंकि कोर्ट ने इसमें इंटरवीन करने से मना कर दिया था। हो सकता है वो पिटिशनर्स यूज कर ले अपने फेवर में कहीं ना कहीं। तो बेसिकली नेक्स्ट ये आर्टिकल हमें लास्ट में बताता है कि अदर ग्राउंड्स क्या हैं जो पिटिशनर यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट। The petitioners have argued that wearing a hijab is an expression protected under Article 19 subclause 1.8, right? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल राइट दिस इन ग्रीन राइट नाउ। आर्टिकल 19 सबक्लॉज 1 पार्ट ए, राइट। आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आई बिलीव क्लॉज 1 पार्ट ए सबक्लॉज ए। the constitution which guarantees the right to freedom of speech and expression, ठीक है। अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे है, बट नेक्स्ट सब क्लॉज के अंदर यही लिखा होता है कि इट कैन ओनली बी लिमिटेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। 19 क्लॉज 2 मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 आपको गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट 19 क्लॉज 2 एक रेगुलेटरी पावर प्रोवाइड करता है स्टेट को। इस केस में सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेंट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो मतलब ऐसे सारे केसेस में आप आर्टिकल 19 का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक चीज है जो anybody, all of the two parties, any of the two parties can use. The petitioners have argued that the student silently wearing a hijab or a scarf attending class is not a manner to be said to practice disturbs public order. मतलब basically ये कह रहे हैं कि hijab clad women or a student studying in class will not be a matter of public order. Right, so बहुत सारे arguments है जो present कर सकते हैं for and against this. But we have understood the 3 cases. The petitioner argued that Hitchka violates the fundamental right of equality since other religious markers such as turban worn by Sikh are not explicitly prohibited. तो इस केस में petitioners are saying कि सिख भी तो टर्बन पहनते हैं, so why are they being prohibited? Why are hijab being prohibited? इस केस में petitioners के जो जज हैं, जो लॉयर हैं, उन्होंने कहा है the rules prescribed wearing a dupatta for women and the state cannot dictate the manner in which
wearing that dupatta if a student wishes to cover her head with it. तो बेसिकली वो कह रहे हैं द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड, तो बेसिकली वो कह रहे हैं, एंड ये थोड़ी सी चीज है जो सही है, एंड दैट इज अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट कि स्टेट ना ये भी बोलता है कि आपको दुपट्टा पहनना पड़ेगा, ठीक है, बट आपको स्टेट ये नहीं बताता कि आपको किस वे में दुपट्टा पहनना है। तो अगर किसी स्टूडेंट की विश है कि वो उस दुपट्टे से अपना सर कवर करे तो वो कर सकते हैं। तो ये एक चीज है जो यूज की जा सकती है, बट अगेन ये दुपट्टा कवरिंग योर हेड will not be considered a hijab, right? So if you know what I mean, there are different types of hijabs or coverings that are present. First is niqab, hijab, right? Then there are one more, I am forgetting the name. तो ये भी आप सर्च कर लेना कि what are the different types of covering that are worn by Muslim women, right? Yes, burqa, exactly, burqa. So these are the three types of covering that are present in the Muslim religion worn by Muslim women. And this was the article. ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट इस वजह से है बिकॉज ये पॉलिटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल बनता है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट। हमें इसके पीछे का पॉलिटिक्स नहीं समझना, वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल बैकग्राउंड और अंडरपिनिंग। तो हमने 3 केस लॉज पढ़े इसमें, हमने आर्ग्यूमेंट्स पढ़े, हमने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ा कि व्हाट इज द गवर्नमेंट सेइंग, व्हाई आर दे सेइंग सो, बिकॉज ऐसा रूल कह रहा है उनका, एंड यस दिस इज व्हाट द होल केस इज। एंड जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता है वी विल ब्रिंग न्यू वीडियोस कवरिंग दिस केस। Now thank you everyone for tuning in and staying, and hope you understood something from this. If you did, do share and subscribe the channel, do press the like button, tell us in the comment section what are your views on this case, and we love to hear your views. And all the best for exams. Study well, study hard. Thank you everyone.